मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मिस्र ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। चीन से खरीदी गई अत्याधुनिक HQ-9B लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को अब मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में तैनात किया गया है। ये सिस्टम न केवल मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि गाजा, दक्षिणी इजराइल और रेड सी क्षेत्र पर भी निगरानी रखने में सक्षम होगा। जी हाँ, सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र की नई सैन्य तैनाती ने क्षेत्रीय समीकरणों को बदल दिया है। HQ-9B एक चीनी निर्मित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सिस्टम की तैनाती से मिस्र की वायु रक्षा क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। खासकर गाजा में चल रही सैन्य गतिविधियों, हमास और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और रेड सी क्षेत्र में हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों को देखते हुए यह तैनाती बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि HQ-9B की तैनाती मिस्र को क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा प्रदान करेगी। इससे मिस्र की निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी और यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह अब बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कदम केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मिस्र और चीन के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का भी एक बड़ा उदाहरण है। बीते कुछ सालों में मिस्र ने चीन से नई तरह के रक्षा उपकरण खरीदे हैं, ड्रोन, रडार और अब ये वायु रक्षा प्रणाली। मिस्र की यह नीति दर्शाती है कि वह अब केवल पारंपरिक सहयोगियों जैसे अमेरिका या रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। HQ-9B की तैनाती मिस्र की बहुध्रुवीय रक्षा नीति की एक और बड़ा कदम भी है। हालांकि अब तक इजराइल या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इस तैनाती को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। सिनाई प्रायद्वीप पहले से सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ पर पहले भी हमलों और सीमावर्ती संघर्षों की घटनाएं सामने आती रही हैं। HQ-9B की मौजूदगी अब मिस्र को ऐसे किसी भी खतरे से निपटने में मजबूत बनाएगी। हालांकि मिस्र ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि यह तैनाती पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में यह एक बड़ा संदेश जरूर है। तो मिस्र की इस सैन्य तैनाती ने मध्य पूर्व की सुरक्षा नीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि क्षेत्र के अन्य देश इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल HQ-9 प्रणाली के जरिए मिस्र ने अपना सुरक्षा कवच और मजबूत कर लिया। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने बगराम सैन्य अड्डे को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होने वाला है। 2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के करीब है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान में वापसी होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने युद्ध के बाद देश में बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की आलोचना की और कहा कि हम अफगान अपने देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शुक्रवार को अफगानिस्तान की सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इसकी जानकारी खुद दी थी, यानी कि चीन के सहारे अमेरिका और इजराइल को घेरने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये देश चीन की मदद से इजराइल और अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीन का दबदबा इन देशों में बढ़ता जा रहा है और ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं।
इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से यह वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इसराइली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इसराइली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है, तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इसराइली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।